देखो अभी तक जैसे किसान आंदोलन कर रहे थे तो वो होते थे किसी न किसी तरह का कर लेने के खिलाफ या बहुत ज्यादा लाग बाग ली जाती थी उसके खिलाफ होते थे। लेकिन आदिवासी आंदोलन क्यों होते थे? जनजाति आंदोलन का मुख्य कारण ये होता था कि जैसे कि कोई व्यक्ति है उनके अंदर से जो उनकी कुरीतियां हटाने का प्रयास करता है, जो उनमें जागृति लाने का प्रयास करता है, जो उन्हें सभ्य बनाने का प्रयास करता है, जो उन्हें शिक्षित बनाने का प्रयास करता है। ऐसे प्रयास से क्या होगा कि वो पूरा समाज शिक्षित होगा, पूरा तबका ऊपर उठेगा। है तो अच्छी बात है, लेकिन इसको इससे दूसरों को क्या ऑब्जेक्शन? तो ऑब्जेक्शन तो हमेशा दूसरों को ही होता है, खुद को थोड़ी होता है। दूसरे ही करते हैं ऑब्जेक्शन, क्योंकि दूजन भावे कौन, वह भावे कौन वाली बात है ना, बाटे आ जाए। अब उसमें क्या होता है कि जैसे अधिकारी है, आंदोलन की पृष्ठभूमि में बताता हूं आपको। जैसे कोई अधिकारी है, वहां के जागीरदार है या वहां के अधिकारी है या अंग्रेज अधिकारी है, जो भी। तो मान लीजिए कि वहां जैसे भील जनजाति के लोग रह रहे हैं या कोई भी जनजाति के लोग रह रहे हैं। अब उनमें कुरीतियां बहुत होती है, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, वगैरह वगैरह। तो मतलब बुरी आदतें खूब ज्यादा होती है। तो इसमें उनको फायदा है कि वो जैसे नियम लागू करेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे जो है इन पर लागू हो जाएगा। लेकिन इनमें जो समझदारी आ जाएगी, ये शिक्षित हो जाएंगे, तो वहां पे उनके ऊपर वो नियम थोपे नहीं जा सकते, वो फिर विरोध करने लगेंगे। तो इसी कारण जो है ये आंदोलन होते हैं। अब जैसे भीलों में चेतना के लिए और ये जनजातियों में चेतना के लिए मोतीलाल तेजावत और अपने गोविंद गुरु जो है इन्होंने प्रयास किए। फिर इन्होंने इनको एकत्रित करने, संगठित करने का प्रयास किया। तो वही चीज वहां पे अंग्रेज अधिकारियों को और इनको अच्छी नहीं लगी, उन्होंने फिर इनको जो है गोलीबारी वगैरह ये सब हत्याकांड इस तरीके से हुआ। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं गोविंद गुरु। बढ़िया तरीके से देखो, गोविंद गुरु और मोतीलाल तेजावत आपको बता देता हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट है, चाहे कोई भी परीक्षा दे रहे हो, ये दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रश्न आप देखो कि लगभग इनके इर्द गिर्द रहेगा। तो सबसे पहले देखो साथियों, जो है गोविंद गुरु के नेतृत्व में भील आंदोलन है, ठीक है। भगत आंदोलन भी इसे कहते हैं। भगत आंदोलन क्यों कहते हैं अभी बताऊंगा मैं आपको। तो इनका जन्म जो है वो डूंगरपुर के बांसिया, और वैसे इसे बेड़सा भी कहा जाता है। और इनकी जितनी मतलब बताते हैं, इनकी जो धुनी थी वो धुनी बेड़सा में थी, जहां इनका जन्म स्थान था वो बांसिया बेड़सा के अंदर ही इनकी धुनी भी थी, ठीक है ना। धुनी तो समझते हो ना, ज्यादा यूं समझ लेना कि एक जगह बैठने का स्थान है। वैसे धुनी होती है वो अग्नि प्रज्वलित करके वहां पे जो है पवित्र हवन कुंड वगैरह वो सब किया, हवन वगैरह किया जाता है, और वो धुनी कहलाती है। अब देखो ये प्रश्न एक बार बना था, हालांकि इस प्रश्न पर जो है किसी ने ध्यान नहीं दिया कि ये कौन सी जाति के थे, ये कौन थे। तो ये बंजारा थे। और ये प्रश्न जब बना था ना, अधिकतर स्टूडेंट गलत कर गया है। मेरे ख्याल से कोई पटवारी या ग्राम सेवक या ऐसे एग्जाम में बना था, लेकिन बना जरूर था ये। तो बंजारा परिवार में जन्मे, ये ध्यान रखना। अब क्योंकि इन चीजों को, जैसे मैंने आपको विजय सिंह पथिक का बताया था कि गुर्जर थे, ऐसे कैसे मैं मोतीलाल तेजावत का बताऊंगा कि वो ओसवाल जैन थे। तो ये चीजें ध्यान रखनी कि प्रश्न आजकल यहां से भी बनते हैं। तो ये बंजारा परिवार में जन्मे थे और इनके गुरु जो थे वो साधु राजगिरी थे, ठीक है ना। राजगिरी जी को इन्होंने गुरु बनाया। वैसे ये आर्य समाज और दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे, ये भी बात ध्यान रखें, लेकिन जो गुरु बनाया वो राजगिरी को बनाया। 1883 में इन्होंने संप सभा की स्थापना की। अब देखो मैंने आपको बताया कि जनजातियों में बुरी आदतें होती थी, तो वो दारू पीना वगैरह ये सब होती, तो झगड़े करते थे, फिर मन मुटाव तू थारे मैं मारे नहीं कर देता है, झगड़ा वगैरह कर देता। तो इन झगड़ों को जो है सुलटाने के लिए, संप का मतलब क्या होता है? संप का मतलब होता है प्रेम, ठीक है ना। कि हम प्राको, मारवाड़ी में क्या है भी, अरे यूं झगड़ा नहीं करना रे, कालो है कि हम प्राको रे भाई हो ने भाई हो झगड़ा करो, थोड़ो हम पूरो बढ़िया, कहीं लेनो कहीं देनो है, आखिर में आया जो जानो कोई लेन कोई जानो है। तो हम तीरो ने यूं मतलब बूढ़िया जो समझावे ना भाई, बूढ़िया यूं समझावा गया, ज्यादा झगड़े में मतलब नहीं है, थोड़ा संप हो रहा, ठीक है ना। तो ये संप वही है, संप यानी प्रेम, ठीक है। संप यानी प्रेम है, एकदम आपस में व्यवस्थित रहो। तो संप सभा की स्थापना इन्होंने की। संप सभा का जो प्रथम अधिवेशन था, देखो इस गोविंद गुरु वाले टॉपिक में डेट से संबंधित बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन ये जो डेट मैं आपको स्लाइड पे बता रहा हूं, ये सारे के सारे ऑथेंटिक और व्यवस्थित रूप से देख कर लिखवाई गई है। अब इसमें यूं है कि कई किताबों में बहुत अलग अलग डेट मिलती है, तो उसमें कहीं भी कंफ्यूज मत होना। और फिर भी होना चाहो तो मैं रोकने वाला नहीं हूं, आपका स्वतंत्र निर्णय है, आपको जो जहां पे लगे कि वहां सही है। मैं तो कभी नहीं कहता कि मेरा लिखाया हुआ भी 100% आप सही मानो, विश्वास है तो मान सकते हो, कहीं से भी टैली करके वगैरह वगैरह। बाकी जो है वो पूरा देख के लिखवाया है, तो देख लेना इसको, ठीक है ना। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई किताबों में अलग मिलेगी, कई में अलग मिलेगी, ठीक है।
तो ये इनका प्रथम अधिवेशन जो हुआ है, क्योंकि लैंग्वेज भी ध्यान रखना, इन सब लैंग्वेज का खेल है। ये प्रथम अधिवेशन है, संघ सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ 1903 में मानगढ़ पहाड़ी में। मानगढ़ पहाड़ी तत्कालीन गुजरात में आती थी, वर्तमान मासवाड़ा के अंदर है। स्पेशल ध्यान रखना इस चीज को, तत्कालीन गुजरात और वर्तमान मासवाड़ा, ठीक है। इस चीज को मेंशन भी किया है मैंने वन लाइनर में स्पेशली। तो 1908 के अंदर देखो डूंगरपुर इनको छोड़ना पड़ा, क्यों? हमेशा इतिहास में देखा गया है कि जो भी व्यक्ति बढ़िया काम करेगा ना, जन जागृति वगैरह या अच्छा काम करेगा, उसे विरोध झेलना पड़ेगा। अब मेरे इस हंसी और मुस्कुराहट का जो है राज आप जान सकते हो और आपको पता है। तो जो व्यक्ति अच्छा काम करेगा उसे कहीं ना कहीं से, जरूरी नहीं है कि 100%, लेकिन कहीं ना कहीं से विरोध उसे झेलना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे इनको भी झेलना पड़ा। भाई इतिहास उठा के देख लेना, ये सच्चाई है और ये हकीकत है, ठीक है। हेरोडोटस जो था ना, उसको हेरोडोटस इतिहास का पिता कहा जाता, उसे भी वहां से देश निकाला दे दिया था। तो बाकी मतलब अपने इतिहास में ऐसे कई तथ्य भरे पड़े हैं जहां पे इनको मतलब अपना स्थान छोड़ना पड़ा था, यानी कि विरोध के कारण, ठीक है ना। आपके जैसे मोहम्मद साहब है, ठीक है, मोहम्मद साहब को भी तो छोड़ना पड़ा था ना। फिर यही चीज है कि मतलब जो व्यक्ति बढ़िया काम करेगा ना, उसे विरोध झेलना पड़ेगा। तो 1908 में इनको भी डूंगरपुर छोड़ना पड़ा, क्यों? इन्होंने बढ़िया काम कर रहे थे, अच्छा लोगों में कुरीतियां दूर कर रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे। तो इनके अधिकारियों को भाया नहीं, अंग्रेज अधिकारी वगैरह यहाँ के जो शासक थे उनको भी, तो इन्होंने उनको देश निकाला दे दिया। यहाँ से 1908 से 1911 तक ये जो है बाहर रहे, लगभग ये गुजरात में रहे थे। 1911 के अंदर इन्होंने भगत पंथ की स्थापना की। फिर इन्होंने क्या किया कि जैसे अनुयायी होते हैं, ठीक है ना, तो कोई भी जैसे गुरु है, साधु है, तो उनके अनुयायी होते थे। तो इन्होंने मतलब अब ये डिसीजन लिया कि मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जैसे आप किसी साधु के पास जाते हैं तो बाबूजी बाबूजी तरह ने वो क्या बिना कहीं वहां भगत, तो भगत है यानी कि भगत एड़ो काम कर के अपा यूं करा के हर गांव में एक धुनी खोल दा। और मतलब मैं नहीं जा सकता, लेकिन एक एक धुनी पर आसपास के लोग आएंगे, वहां पे जागृति फैलाएंगे हम और उसको व्यवस्थित रूप से काम करेंगे। तो इसलिए भगत सभा, भगत आंदोलन कहते हैं इसको, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, भगत पंथ की शुरुआत की और वहां पे फिर एक एक गांव में धुनियां बनानी शुरू की, एक एक गांव में धुनी, और वहां उसकी सुरक्षा के लिए कोतवाल रखे गए। फिर ये जो है लोगों को जन जागृति वगैरह ऐसे करते थे, ठीक है ना। तो 1911 में इसकी स्थापना की। फिर मानगढ़ के अंदर देखो इसका यहां से परिणाम निकला, मानगढ़ का विराट सम्मेलन हुआ, ठीक है। यहां से जन जागृति करके मानगढ़ के अंदर जो है अक्टूबर 1913 में विराट सम्मेलन के लिए चारों तरफ से भीड़ और ये सब एकत्रित होने लगे। ये सूचना मिल गई अधिकारियों को। 6 से 10 नवंबर 1913, अपनी शायद बुक में 1943 मिस प्रिंट हुई है, जितनी भी मिस प्रिंट है ना सब सारी फाइंड आउट करवा के हमारे ध्यान में है, एक 2-3 पेज की पीडीएफ के माध्यम से आपको दे दी जाएगी, उसकी चिंता मत करना कभी भी, ठीक है। तो 6 से 10 नवंबर 1913 को मेवाड़ भीलकोर, ये बटालियन ध्यान रखना, ये आने वाले समय का प्रश्न है, ठीक है ना। मेवाड़ भीलकोर वेलेजली राइफल 7वीं राजपूत रेजिमेंट कहते हैं, बटालियन कह दो इसको, ठीक है। 7वीं राजपूत रेजिमेंट की बटालियन ने इन्हें क्या किया, मानगढ़ पहाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। ये भी मानगढ़ पहाड़ी पर ही हो रहा था, ठीक है ना। अब जो है इन्होंने घेर लिया, इनकी मतलब प्लानिंग फुल थी कि इनको मारना है। अब इन्होंने जो घेर लिया, अब कहीं भी जा नहीं सकते थे, और इनके पास में थी राइफल्स यानी बंदूकें थी, और इनके पास में ये निहत्थे थे, ये सभा के उद्देश्य से आए थे, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि 17 नवंबर 1913 को भयंकर जो है भीषण गोलीबारी करके और भीषण नरसंहार किया। इतने लोग घायल हुए जिनकी कोई संख्या नहीं, और जो मारे गए उनमें लगभग बताते हैं कि 1500 लोग मारे गए, और ये एक आंकड़ा मात्र है, मारे गए इससे ज्यादा होंगे ये अपन समझते हैं। कहीं भी जो है सरकारी आंकड़े जैसे बाहर आते हैं तो वो मृत्यु के मामले में कम आते हैं, ऐसा देखा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी 1500 लोग मारे गए ऐसा बताते हैं, और ये बहुत ही भयानक नरसंहार हुआ था। इसीलिए इस नरसंहार को, इस घटना को राजस्थान का जलियांवाला बाग या दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया है। कुछ विद्यार्थियों के ध्यान में अब ये आएगा कि सर थे तो बताओ कि निमुचना कांड ने के जलियांवाला बाग में विभत्स किया, शब्दों का फेर है बंधु, शब्दों का फेर। कई विद्यार्थी जैसे टेक्निकल टीम बताती है कि सर प्रश्न पर बताते हैं, टेस्ट सीरीज से संबंधित प्रश्न है, उनकी भाषा बड़ी गौर से पढ़ना, एक एक शब्द का खेल है, और इसीलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपको। जैसे फौजियों को प्रैक्टिस नहीं करवाई जाती पूरी हर परिस्थिति में पक्के उतरने की, वैसी ही प्रैक्टिस है। और देख लेना इसमें से यदि सवाल आपको एग्जाम हॉल में कैसे मिलते हैं और कैसी आपकी प्रैक्टिस होती है, ठीक है ना। अब ये जो जैसे ये शब्दों का फेर होता है ना, अब इसमें क्या है, राजस्थान का जलियांवाला बाग या दूसरा जलियांवाला,
वो जो था न्यूचना, उसे जलियांवाला बाग से भी विभिन्न की संज्ञा दी गई थी, ठीक है ना। और इसे कहा गया सीधा दूसरा जलियांवाला बाग। ऐसे के ऐसे प्रश्न घुमा फिरा कर एग्जामिनर देता है और हमारे गलत होते हैं। और हमारा उद्देश्य टेस्ट सीरीज करवाने का यही था, सिर्फ नाम मात्र के शुल्क में आपको अधिक से अधिक मतलब प्रैक्टिस करवाने की। जब 200 प्रश्न, 150 प्रश्न एक एक टॉपिक के दे रहे हैं। अच्छा, कुछ विद्यार्थी पूछ रहे थे कि टॉपिक देखो हर 2-3 दिन 4 दिन के अंदर एक टॉपिक ऐड होता जाएगा। इतनी स्तरीय और इतनी मतलब व्यवस्थित टेस्ट बनाने के लिए, प्रश्न बनाने के लिए जो है समय लगता है, और वो हम पूरा देते हैं। देखो इसमें कोई जल्दबाजी नहीं की जाती है, और इसमें यूं है कि सिर्फ कॉपी पेस्ट तो हमें करना नहीं है, हम जो है एग्जामिनर का माइंड पढ़ना चाहते हैं और उस हिसाब से प्रश्न बनाए, ठीक है ना। कुछ विद्यार्थी कह रहे सर इसके नीचे ही व्याख्या दे दी होती। अरे थे यार, एक बात समझ लो कि व्याख्या का मतलब क्या है, ये व्याख्या ही है। लो, व्याख्या का मतलब क्या है, व्याख्या कहाँ काम आती है। वो कई कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर टाइमर चालू करो या नेगेटिव मतलब रैंक बताने। कुछ बातें जो होती है ना वो समझने की होती है। अब यहाँ पे रैंक, एक टॉपिक में आप रैंक पता करके क्या तीर मार लोगे। यहाँ पे टॉपिक वाइज का मतलब ही क्या होता है, आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी होती है, अधिक से अधिक अभ्यास करो, अपने आप को परखो, उन सवालों पर पकड़ बनाओ। कम से कम ये सवाल सामने आते तो हमारे गलत नहीं होने चाहिए, कुल मिला के ये होती है प्रैक्टिस। व्याख्या का मतलब कहाँ होता है, व्याख्या जब आप संपूर्ण टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, संपूर्ण टेस्ट दे रहे हो, वहां पे एक प्रश्न है उसकी आपको मतलब अलग से वो सारे टॉपिक के प्रश्न आएंगे, उसमें फिर अलग से आपको जानकारी थोड़ी सी उसमें डाउट है वो व्याख्या में आ जाता है। यहाँ तो पूरा टॉपिक ही है जो व्याख्या में देंगे, वो तो ऑलरेडी आपको प्रश्न में मिल रहे हैं। मान लो व्याख्या में 3 लाइन दे दी, 3 प्रश्न मिल रहे हैं और उस पर प्रैक्टिस हो रही है। इस बात को समझना चाहिए आपको। छोटी छोटी बातें जो है वो छोटे बच्चों की तरह समझा ही नहीं जाएगी। जब आपने देखा है कि अभी तक जितने काम किए हैं आपके लिए बिल्कुल व्यवस्थित और वेल किए हैं, तो फिर ये बातें भी आपको समझनी चाहिए। और इसको जिस तरीके से समझोगे ना, जितना समझोगे उतना आपके लिए भी बढ़िया होगा, हमारे लिए भी काम करना आसान हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखें कि कई विद्यार्थी जो है रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी मैसेज कर देते, 3 बजे भी मैसेज कर देते व्हाट्सएप नंबर पे। बेचारी टेक्निकल टीम भी जीव है रे, जीवा दो बाणे पे छोड़न चला गया ना, तो टेस्ट बंद करने की नौबत आ जाए। क्यों, हमारे वालों कोई है कौन, ठीक है, वो भी सेवा ही कर रहे हैं बेचारे। तो उनके लिए इसलिए जो है अब से टाइमर फिक्स किया गया है। सुबह 10 बजे से रात को 8 बजे तक जिनके भी मैसेज आएंगे, या बाद में जैसे कोई भेजता भी है, जवाब जो है 10 बजे से 8 बजे के बीच में ही दिया जाएगा। और ये जो है इसको, इसके लिए सहयोग बना के रखना होगा। कुछ विद्यार्थी कमेंट करते हैं कहीं, जैसे फेसबुक पे है या वहां पे है, तो वहां कहीं कोई सॉल्यूशन होने वाला नहीं। आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिए हैं, वहां आप करते हो कांटेक्ट, लगभग मात्र 1 घंटे के अंदर अंदर, कई बार तो 10 मिनट में ही आपके समाधान कर दिया जाता है। किसी के इशू होता है कि जैसे सर पेमेंट कर दिया, टेस्ट सीरीज चालू नहीं हुई, तो वो नेटवर्क इशू, बैंक के नेटवर्क इशू, सर्वर इशू, इन सब के कारण होता है और सभी जगह होता है। तो लोग क्या करते हैं, बहुत लेट रेस्पॉन्स देते हैं। हमारे जो है बंदे बेचारे इतने लगे हुए हैं कि लगभग जो है 10 मिनट के अंदर ही वो निपटारा कर देते, चालू ही कर देते हैं बिल्कुल व्यवस्थित देखकर, अगर सही तरीके से पेमेंट हुआ है और कैप्चर हुआ है तो। भाई इससे ज्यादा यार सुविधा नहीं दी जा सकती। आप मतलब सहयोग नहीं करोगे ना तो बस बचत है, कह जो मत के सर आप बंद कर दिए या यूं कर दिए, या कोई भी जितना सहयोग करोगे उतना ही हम काम करने के लिए तैयार है। रात को 2 बजे सोते हैं यार, थोड़ा सा तो आप लिहाज करो। फिर ये सुबह 7 बजे वापस क्लास शूट कर रहा हूँ आपके लिए, और इससे ज्यादा तो मतलब कोई नहीं खरीदे, और कोई करेला भी कौन, इतनी में समझ जाओ थे, ठीक है। अब देखो गोविंद गुरु कहां से कहां आ गए अपन बीच में। गोविंद गुरु ने अपना अंतिम समय ये चीज बता दी। अच्छा, एक चीज और है कि कई विद्यार्थी ये भी कहते हैं, जैसे सुनते हैं ना वीडियो में, टेस्ट सीरीज कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी। देखो टेस्ट सीरीज का अलग से वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट भी बना रखी है। इसके अलावा प्ले स्टोर से जीजीडी ऐप डाउनलोड करना है, गौरव ज्ञान धारा कहीं भी सर्च करोगे मिल जाएगा, और सारा सब कुछ अंदर ही है। नहीं समझ में आए, किसी होशियार व्यक्ति, आजकल मोबाइल के हर जगह मिलते हैं दुनिया के कोने कोने में, उसको पकड़ के बोलो कि मेरे ये करना है, ये सब वो करके दे देगा आपको प्रोसेस। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। गोविंद गुरु ने अपना अंतिम समय, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कैम्बोई गुजरात के कैम्बोई के अंदर गुजारा था। और ये गोविंद गुरु से संबंधित प्रश्न मुझे नहीं लगता इससे बाहर प्रश्न जाने वाला है, लेकिन आपको याद कितना रहता है वो आपके ऊपर है, और कितना आप कितने समय तक याद रख पाते हैं, कितना उसका आवर्ती कर पाते हैं, यानी रिवीजन कितना कर पाते हैं, वो सब डिफाइन करता है, डिफाइन नहीं करता, डिपेंड करता है, ठीक है। देखो इंग्लिश में कच्चो हो रहे थे, गलती पकड़ जो मत, हाँ ठीक है। अब ये जो है आपको क्या करने हैं, नोट करने हैं, स्क्रीनशॉट लेकर नोट करने हैं, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से नोट्स बना देना। और अब चलते हैं अपन अगली स्लाइड की तरफ।
साथियों अब अपन पढ़ने जा रहे हैं मोतीलाल तेजावत और इक्की आंदोलन। इक्की आंदोलन क्या है? इक्की का मतलब एकता, ये भी वही है, संप सभा से संबंधित ही मान सकते हो आप, उससे उसके जैसा ही है। एकता बनाकर रखो, एक की राखो रे, एक की राखो यूं, ठीक है ना। अब देखो मोतीलाल तेजावत के बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म हुआ कोलियारी गांव, झाडोल तहसील के अंदर कोलियारी गांव उदयपुर के अंदर हुआ है। ये वही कोलियारी गांव है जहां हल्दी घाटी युद्ध के बाद जब प्रताप की सेना घायल हो गई थी, तो प्रताप की सेना सैनिकों का और प्रताप का इलाज जहां हुआ था वह कोलियारी गांव है, ठीक है। ये इनकी जन्मभूमि है। ये ओसवाल जैन परिवार से थे और जाडोल में ही कामदार के पद पर थे, लेकिन इन्होंने जो है भीलों की सेवा के लिए कामदार का पद छोड़ दिया था, यानी सरकारी नौकरी छोड़ी थी एक तरह से, ये ध्यान रखना, ठीक है। इनके उपनाम क्या थे? भीलों के बावसी। बावसी किन्हें कहे? कि जिन्हें मतलब जो अपार सब रास्ता काट दे वे, या कोई साधु महाराज है या एडा तो बिना जायन का बावजी हो, यूं कर जो बावसी बावसी। तो ये भीलों के लिए बहुत मतलब काम बढ़िया करते थे, कुरीतियां दूर करते थे। सभी देखो कोई दारू पिए मारा कूटा करे घर में तो अशांति रहे, कलह रहे, तो ये इनके लिए तो फिर बावसी के बराबर ही थे। तो भीलों के बावसी, आदिवासियों के मसीहा, कि आप हमारे मसीहा हो, आपने तो हमारे मतलब जीवन उद्धार कर दिया, आपने हमारा जीवन तार दिया, आपने हमारे लिए ये सब किया है, तो आप हमारे मसीहा हो। तो भीलों के मसीहा, आदिवासियों के भीलों के मसीहा कह सकते हो, भीलों के बावसी कहते थे, ठीक है। इन्होंने 1921 में वैशाख पूर्णिमा को मातृकुंडिया, कौन सा मातृकुंडिया है? जिसे राजस्थान का हरिद्वार भी कहते हैं, ठीक है ना। मातृकुंडिया जो चित्तौड़ के अंदर है, मातृकुंडिया से एक ही आंदोलन की शुरुआत की थी। पूरा एक एक लाइन काम की है। देखो 1921 काम का है, वैशाख पूर्णिमा काम की है, मातृकुंडिया काम का है, चित्तौड़ काम का है, एक ही आंदोलन की शुरुआत की, ये काम का है। एक लाइन में 5 प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। तेजावत की जो गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था वो झाडोल था, यहाँ कोई समस्या ही नहीं होनी चाहिए। जो गोविंद गुरु की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बेड़सा था, क्योंकि वो जन्म स्थली उनकी वही थी, और इनका झाडोल था, इनकी भी झाडोल तहसील के अंदर ही देखो यहाँ पे जन्म हुआ है। अब इन्होंने क्या किया? मेवाड़ की पुकार, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, मेवाड़ की पुकार किसे कहते हैं? 21 सूत्री मांग पत्र, आदिवासियों की जो मांग पत्र थी कि ये कर लिए जाते हैं या ये परेशानी है, बेकार लिया जाता है, वो है। तो ये सब इनके संबंधित जो 21 सूत्री मांग पत्र मेवाड़ के महाराणाओं को लिखी, वो मांग पत्र मेवाड़ की पुकार कहलाई। उसमें से लगभग मांगे मेवाड़ के महाराणा ने मान ली थी, लेकिन 3 मांगे अस्वीकार कर ली थी, ये ध्यान रखना, ठीक है। मेवाड़ के महाराणाओं को लिखा गया 21 सूत्री मांग पत्र है। अब देखो जब ये सारी चीजें चल रही थी, तो अब जो है मांगे मानी नहीं गई या ऐसे जो भी हुआ है, इस दरमियान जो है आंदोलन फिर अपने क्या कहते तूल पकड़ने लग गया था। तो अगस्त 1921 में तेजावत को फिर क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। किसने? वहां के जो अधिकारी थे मेवाड़ के, उन्होंने इसको कर दिया गिरफ्तार, लेकिन कुछ समय बाद में छोड़ भी दिया था, ज्यादा समय गिरफ्तार नहीं रखा था। फिर दिसंबर 1921 तक जो है इस आंदोलन की आंच सिरोही और ईडर का है गुजरात में, यहां से जो है मोतीलाल तेजावत ईडर भी जाते हैं, तो ईडर तक भी, वहां तक भी फैल गया था। तो यानी कि आंदोलन जो है एक तरह से विकराल रूप लेने लग गया था। अब जो है मेवाड़ के महाराणा ने, क्योंकि आंदोलन फैल रहा था तेजी से, मेवाड़ के महाराणा ने घोषणा कर दी कि मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार जो भी बताएगा उसको 500 रुपए इनाम दिया जाएगा, और साथ में घोषणा की कि 50 से अधिक बेल व्यक्ति एक साथ एकत्र कहीं भी नहीं हो सकते, ठीक है। तो ऐसी घोषणाएं इन्होंने यहाँ पे कर दी थी, मेवाड़ के महाराणा ने इनाम रख दिया था। इस दरमियान फिर बाद में 1921 में एक बड़ी सभा हुई थी नीमड़ा के अंदर, और नीमड़ा, ये प्रश्न बनता है कि नीमड़ा हत्याकांड का संबंध किससे है? तो वो मेवाड़ से है। नीमड़ा के अंदर सभा हुई थी जिस पर गोलीबारी में 1200 लोग मारे गए थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा हत्याकांड था, इसलिए इसमें से प्रश्न बनता है कि नीमड़ा हत्याकांड कहाँ हुआ था? मेवाड़ के अंदर। अब देखो ये पाल चितरिया गांव है ना, ये ईडर के अंदर है। मार्च 1922 में पाल चितरिया गांव में मेजर सटन के कहने पर बिलों पर गोलियां चलाई गई, 20 लोग वहां मारे गए। जगह जगह मतलब गोलीबारी की गई थी और जगह जगह जो है लोग मारे जा रहे थे। तो पाल चितरिया गांव में मेजर सटन के कहने पर गोलियां चलाई और 20 लोग मारे गए। फिर मई 1922 में प्रिचार्ड के कहने पर वालोलिया और बुला गांव में प्रिचार्ड के कहने पर गोलियां चलाई, यहाँ पे 50 लोग मारे गए, ठीक है। तो प्रिचार्ड के कहने, यहाँ पे जो है मेजर सटन है और यहाँ प्रिचार्ड है। ये हालांकि ये प्रश्न बहुत ज्यादा गहरा है, आने की संभावना नहीं है, लेकिन पाल छितरिया गांव से मुझे लगता है कि पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखना। तो ये है। फिर बाद में क्या है, इसका कोई मतलब स्थायी समाधान नहीं निकला था। फिर बाद में थोड़े समय बाद में फिर जो है ये भूमिगत रहे थे मोतीलाल तेजावत। फिर मोतीलाल तेजावत को ईडर से इन्होंने गिरफ्तार कर दिया था 1929 में। 1929 में इनको गिरफ्तार कर दिया, जो 1936 में छोड़ा गया था। फिर 36 में छोड़ के भी इन्होंने ऐसा नहीं है कि प्रयास करने बंद कर दिए। इन्होंने जब 1936 में रिहा हुए, उसके बाद छोटे छोटे प्रयास करते रहे। 1936 में इन्होंने वनवासी सेवा संघ की स्थापना की उदयपुर के अंदर,
वनवासी सेवा संघ की 1936 में स्थापना की और इसके जरिए फिर इन्होंने प्रयास जो है अपने जारी रखे थे और बिलों के अंदर जागृति के प्रयास ये करते रहे थे। ऐसे करते करते 1963 के अंदर इनकी फिर मृत्यु होती है बाद में, ठीक है ना। तो ये आपके जो आ जाता है पूरा का पूरा एकी आंदोलन। इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न साथियों बनते हैं वो आपके ये है कि मोतीलाल तेजावत से संबंधित आंदोलन कौन सा है। सबसे पहला तो एकी आंदोलन से बनेगा, दूसरा कोलियारी गांव, ओसवाल जैन, और ये उपनाम बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर बाद में आपको यहाँ पे मैंने बता दिया, और मेवाड़ की पुकार किसे कहते हैं, 21 सूत्री मांग पत्र को। ये वाला जो पार्ट है यहाँ से प्रश्न बनने की साथियों संभावना कम रहती है, लेकिन हमें ध्यान होना चाहिए कि ये चीज इस तरीके से चली थी और मोतीलाल तेजावत का ये योगदान यहाँ पे रहा था। तो ये एकी आंदोलन और भगत आंदोलन दोनों ही जो जनजातीय आंदोलन के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट के अंदर आते हैं, और ये आपके मैंने करवा दिए पूरे। अब एक तो आपके मीणा समाज से संबंधित वो क्रिमिनल ट्राइब वाला वो बाकी रहा है, और कुछ छोटे मोटे तथ्य हैं। एक विद्यार्थी ने कल कमेंट करके याद दिलवाया था, हालांकि मुझे याद नहीं था वो, कि मारवाड़ किसान आंदोलन सर बाकी रह गया। तो उसमें कुछ ज्यादा नहीं है, कोई लगभग एक स्लाइड बनेगी, तो उसको भी मैं करवा दूंगा। एक क्लास और अपन लेंगे, हालांकि मेरा विचार था कि इस क्लास में हो जाए, लेकिन समय हो गया है और आप सभी जानते हैं कि विद्यालय भी जाना है, वो भी ड्यूटी है, और तो इसलिए जो है ये क्लास इतनी ही मिल पाएगी आपको आज। और ये क्लास इतनी ही नहीं है, ये क्लास जो है आपके 1-1.5 घंटे का मटेरियल है, और यूं समझ लो कि आप यदि इस मटेरियल को बनाने बैठते हो तो आपके 4 से 5 घंटे का मटेरियल है और 7-8 किताबों का मटेरियल है। तो इसलिए कभी भी मान लो मैं यदि आपको 15 मिनट या 20 मिनट की भी क्लास देता हूं, तो वो मात्र 20 मिनट की क्लास नहीं होती, वो आपके लिए 1.5 घंटे की क्लास होती है। इस बात को मान के चलें। और ये कि ये अगर ये लाइव लेता ना, तो हकीकत 1.5 घंटे की क्लास ये होती, गारंटी के साथ, और 1.5 घंटे में आपको मटेरियल यही मिलता, लेकिन आपका 1.5 घंटे का समय लगता। तो इस बात को जो है विद्यार्थी हालांकि समझते हैं बहुत भली भांति तरीके से, और ये चीजें हैं जो अब देखो। अब क्लास को शुरू करते हैं। आज अपना है मारवाड़ किसान आंदोलन। मारवाड़ का सीधा सीधा नाम आता है तो समझ लेना, मारवाड़ का नाम आया वो जोधपुर और जोधपुर के आसपास वाले क्षेत्र होंगे। मारवाड़ किसान आंदोलन का नाम आए और जोधपुर का नाम ना आए ऐसा नहीं होगा। और जोधपुर अपन जे से लिखते हैं, और जे से ही एक व्यक्ति का नाम शुरू होता है, जय नारायण व्यास, ठीक है। तो जोधपुर का नाम आए और जय नारायण व्यास का नाम ना आए ऐसा भी नहीं हो सकता। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण जो है इनकी भूमिका रही है, ठीक है। तो इन्होंने देखो शुरुआत इसकी मारवाड़ किसान आंदोलन की जहां से मानी जाती है, एक संस्था का गठन किया गया जिसका नाम था मरुधर मित्र हितकारिणी सभा, और ये लगभग की गई 1818 में इसका गठन किया गया, 1918 में, सॉरी 1918 में इसका गठन किया गया, ठीक है। अब इसका ही नाम बाद में बदलकर 1923 में जय नारायण व्यास ने इसका नाम बदलकर क्या कर दिया, पुनर्गठन किया, और इसका नाम बदलकर कर दिया मारवाड़ हितकारिणी सभा। ऐसे राजस्थान के इतिहास में कई चीजें मिलेगी जिनका ही नाम परिवर्तित करके उनको अलग अलग, जैसे अपने राजस्थान केसरी समाचार पत्र आता था, तरुण राजस्थान कर दिया, ऐसे मतलब उसको नाम बदल बदल के ये चीजें, जब बैन लगा दिया जाता नाम बदल के वापस वही चीज आ जाती थी। तो यहाँ पे भी जो है ये पुनर्गठन करके इसको मारवाड़ हितकारिणी सभा नाम दे दिया गया। मारवाड़ किसान आंदोलन के जो प्रमुख केंद्र रहे, उसमें प्रमुख केंद्रों के अंदर आपके चंडावल, निम्बाज और डाबड़ा, इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण रहेगा आपके डाबड़ा, प्रश्न यहां से पूछा जाता है, ठीक है। ये डाबड़ा नागौर के अंदर है, तो नागौर भी जो है मारवाड़ के अंतर्गत आता था। 28 मार्च 1942, सबसे पहले अपन इसको लेते हैं। 28 मार्च 1942 को मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ता, ठीक है, ये किसानों के और जनता के हित के लिए कार्य करती थी। तो इनके जो कार्यकर्ता थे वो एक जगह इकट्ठा हुए थे जिसका नाम था चंद्रावल नामक जगह पर। और आपको पता ही है एज यूजुअल कि ये जागीरदारों को और शासकों को पाएगा नहीं, तो उन्होंने इन पर करवा दिया लाठीचार्ज। यहाँ पर जो है काफी लोग घायल हो गए थे। सीधी इतनी सी घटना ध्यान रखनी है, ठीक है। मुझे जहां तक लगता है प्रश्न जो है सिर्फ नाम से बनने की संभावना है चंद्रावल से, बाकी फिर भी इसको ध्यान में रखें। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है वो ये है कि 13 मार्च 1947 को मैंने एक इंटरव्यू देखा था अपने आरएस के, अभी जो इंटरव्यू हुए आदरणीय मुक्ता राव जी का इंटरव्यू देखा था, उसमें शायद ये उत्कर्ष वाला डेमो इंटरव्यू था, उसमें शायद इनको ये पूछा भी गया था डाबड़ा किसान आंदोलन, मतलब मॉक इंटरव्यू के अंदर, ओरिजिनल नहीं। तो ये पूछा गया था, ये डाबड़ा जो है नागौर का है, ठीक है ना। 13 मार्च 1947 को डाबड़ा नागौर के अंदर मारवाड़ लोक परिषद, ये मां लोक पर लिखा है ना, मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पे सभा की जा रही थी।
फिर जागीरदारों ने क्या किया, सशस्त्र हमला किया, इनको बहुत बुरी तरीके से मतलब हमला किया। इसमें जो है 12 लोग शहीद हो गए थे। कहां पे? डाबड़ा में। और ये डाबड़ा कांड के नाम से जाना जाता है, जो नागौर के अंदर है। ये इतना सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो शहीद होने वाले उनमें से प्रमुख नाम ध्यान में रखने हैं। पन्नाराम चौधरी, रघाराम चौधरी, चुन्नीलाल, जग्गू जाट। याद यहाँ कौन रहे? याद क्या रहे मैं बताऊं। पन्ना, रगा, चुन्नी, जग्गू। पन्ना, रगा, चुन्नी, जग्गू। देखो दो आते हैं अक्सर, दो अक्षर आते हैं। ये चुन्नी जग्गू ये ऐसे याद रह जाएगा। पन्ना, ये देखो इसमें भी दो है, तो पन्ना, रगा, चुन्नी, जग्गू, इस तरीके से याद हो जाएंगे आपको। और ये आएंगे तो समझ लेना सीधे सीधे आपको डाबड़ा के अंदर जाना है, इस तरीके से याद रखना है। फिर लास्ट में इनको कोई ऐसी मतलब छूट वगैरह नहीं मिली थी, ये जो है चलता था, फिर थोड़ा कम होता है, इस तरीके आंदोलन चल ही रहा था। विशेष रूप से कोई इनकी मांगे ऐसी मानी नहीं गई और कि इनको किसानों को रियायत दे दी गई, ऐसा नहीं हुआ। बाद में जब जयनारायण व्यास की अध्यक्षता में, यहाँ पे देखो जून 1948 में, जब ये जेएनवी का मतलब है जयनारायण व्यास, ठीक है, जयनारायण व्यास के नेतृत्व में लोकप्रिय मंत्रिमंडल का गठन हुआ, तब जाकर किसानों को राहत मिली थी। क्योंकि जयनारायण व्यास तो खुद इसके पक्षधर थे कि किसानों को राहत दी जाए, जनता के साथ में न्याय किया जाए। तो वो तो फिर लोकप्रिय सरकार, लोकप्रिय यानी कि जनता द्वारा बनी हुई संस्कार कैसे आ रहा है यार बार बार, लोकप्रिय सरकार, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है मारवाड़ किसान आंदोलन आपके जो है वो भी याद कर लेना विद्यार्थी के। सर मारवाड़ तो छोड़ दियो थे, यहाँ क्या करो, तो ले भाई मारवाड़ भी आएगो, ठीक है। मारवाड़ कौन छोड़ा? मारवाड़ तो क्लास ही आ रही, तो मारवाड़ ने क्या छोड़ डाला रे, ठीक है। तो इसको करो नोट। इसके बाद में अपन चलते हैं मीणा जनजाति के आंदोलन की तरफ और फिर बात करते हैं अपन, ठीक है। इसे पहले नोट करो। साथियों अब अपना जो मीणा जनजाति वाला आंदोलन रह गया था उसको भी पूरा कर लेते हैं। इसमें हुआ क्या, देखो इनके लिए इन पे बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए थे। सीधा पॉइंट पे आता हूं, मीणा जनजाति के आंदोलन 1924 में केंद्र सरकार कौन सी हुई? भारत सरकार। तो केंद्र सरकार द्वारा क्रिमिनल ट्राइब एक्ट पारित किया गया, ठीक है। इस एक्ट में क्या होता है मैं बताता हूँ। और जयपुर राज्य द्वारा किया गया जयराम पेशा कानून, ठीक है। ये जयराम पेशा कानून कह दो या क्रिमिनल ट्राइब एक्ट कह दो, इन दोनों कानूनों के तहत मीणा जनजाति को कुल मिला के अपराधी घोषित कर दिया कि ये पूरी जाति ही अपराधी है। देखो कभी भी कोई जाति या पूरा का पूरा समाज अपराधी नहीं होता। हाँ, हर समाज में कुछ तत्व हो सकते हैं अपराधी किस्म के, वो हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए पूरे जाति या समाज को कह देना अपराधी कह देना तो गलत ही है। तो यहाँ पे भी मतलब ये गलत ही था, पूरी जाति को घोषित कर दिया। अब ये जयराम पेशा कानून क्या था? जयराम पेशा कानून ये कहता था कि मीणा जनजाति के जितने भी स्त्री और पुरुष 25 वर्ष से ऊपर के जितने भी है उन सबको थाने में आना है, निकटतम थाने में, और रोज साइन करने हैं, हाजिरी देनी है कुल मिला के, कि रोज हाजिरी देनी कि हाँ साहब मैं हूं और मैं ये हूं। तो ये चीज मतलब दिल्ली का रैली यानी कि एक तरह का अपमान था ये, और इससे जो है मीणा जनजाति पूरी तरीके से परेशान थी। अंग्रेज और ये मतलब ये कहते थे कि शासक वहां के कि ये जो है लूटपाट करके और ये हमको परेशान करती है, लूटपाट करने वाली जाति है, तो ये इसे जो है अपराधी किस्म की जाति करार दे दिया। अब मैं तो हकीकत में मैं यदि कहूं कि लूटपाट करने वाले कोई थे तो वो अंग्रेज थे, कि अंग्रेजों ने जो है भारतीयों का मान सम्मान लूटा, भारतीयों का धन लूटा, भारतीयों के मतलब सब कुछ चीजें जो है सुख से सारा उन्होंने लूटा। तो असली लुटेरे तो वो थे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इनको जो है लूटपाट करने वाली और अपराधी किस्म की जाति कह दिया। यही सबसे बड़ी समस्या थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके सुधार के लिए कार्य नहीं हुए। इनके सुधार के लिए देखो मीणा जाति सुधार समिति का गठन किया गया। और मीणा जाति सुधार, देखो जब कभी किसी को ज्यादा दबाया जाता है, कभी किसी के ऊपर ज्यादा अत्याचार किए जाते हैं, तो ऐसा कहा जाता है भगवान स्वयं उसकी मदद करने आते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही समझ लेना। देखो लक्ष्मी नारायण क्या भगवान का अवतार है लक्ष्मी नारायण जरवाल और महादेव राम, देखो सारे भगवान आ गए, लक्ष्मी नारायण आ गए, महादेव आ गए, राम आ गए, सारे के सारे आ गए। अब इसमें भी छोटू राम जवाहर राम पढ़ोगे तो राम शब्द आता है, यानी कि एक तरह से आपको याद करने का तरीका है कि सारे के सारे भगवान जो है इनकी मदद करने के लिए आ गए। लक्ष्मी नारायण जरवाल, महादेव राम, छोटू राम, जवाहर राम आदि इनके द्वारा क्या है मीणा जाति सुधार समिति का गठन किया गया। अब देखो 1933 में मीणा क्षत्रिय सभा का भी गठन किया गया। और ये जो मीणा क्षत्रिय सभा का गठन किया, ये जो गठन किया गया ये भी मीणा जनजाति के उद्धार के लिए किया गया, इनके सुधार के लिए किया गया। 1944 के अंदर साथियों मुनि मगन सागर द्वारा ये नीम का थाना जयपुर में जो है, ये इसी लाइन को यहां से मैंने कंटिन्यू यहां पे किया, ठीक है। ये
इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज हो गए। 1944 में मुनि मगन सागर द्वारा नीम का थाना जयपुर में नीम का थाना में जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किया गया। ये पूरा एक साथ लेना है आपको यहां से, जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किया गया। ठीक है, 1933 वाली मीणा क्षेत्रीय सभा अलग है। 1944 में मुनि मगन सागर द्वारा नीम का थाना में। ठीक है, अब अपना सौभाग्य है कि जैसे जैसे जो जो आंदोलन पढ़ाते हैं या जो भी गांव का या वो नाम बताते हैं, विद्यार्थी वहां के जरूर होते हैं, और बताते हैं तो खुशी होती है कि देखो अपने जो है विद्यार्थी सब जगह से जुड़ चुके हैं। तो ये नीम का थाना के भी काफी विद्यार्थी होंगे जो ये क्लास देखते ही कमेंट करेंगे सर मैं नीम का थाना से हूँ। देखकर अच्छा लगता है, हालांकि सबको रिप्लाई नहीं दे पाता हूं मैं, लेकिन फिर भी देखता जरूर हूं। तो नीम का थाना में जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति, इसको पूरा साथ में लिखना आप, मैंने 3 बार बता दिया ताकि आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए, किसके, जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति के, इसका अध्यक्ष बंशीधर शर्मा को बनाया गया था। तो इन्होंने सबने मिलकर, ये सारी जितनी भी सभाएं बनी, जितनी भी समितियां बनी, इन सब ने मिलकर जो है विरोध किया इन चीजों का कि आप मीणा जनजाति के ऊपर ऐसे अत्याचार नहीं कर सकते। फिर देखो 1946 में जो है जयराम पेशा कानून वापस ले लिया गया, और अक्टूबर 1946 के अंदर ही बालावास के अंदर मीणाओं का एक महासम्मेलन हुआ, जिसमें यह फैसला लिया गया कि चौकीदारी से त्याग पत्र दे देंगे और स्वेच्छा से देने का फैसला लिया गया। तो स्वेच्छा से चौकीदारी से, इन्होंने चौकीदारी का जो काम था इससे त्याग पत्र दे दिया। और अंत देखो जयराम पेशा कानून हट गया तो इनको वैसे जो है काफी हद तक मतलब छूट मिल गई थी, लेकिन जो है छोटे मोटे जो प्रतिबंध को बहुत सारे लगे हुए थे, जो अंत में जाकर जो है हीरालाल शास्त्री और टीकाराम पालीवाल के प्रयासों से लगभग 1952 के अंदर, उनके प्रयासों से इनके ऊपर से सारे प्रतिबंध हटाए गए और इनको पूरे अधिकार दिए गए। यहां से प्रश्न बनता है, इसमें से प्रश्न कहां से बनता है वो मैं बताता हूं। प्रश्न बनेगा 1924 का क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, जयराम पेशा कानून, ठीक है ना, ये जयपुर राज्य द्वारा बनाया गया जयराम पेशा कानून से प्रश्न बनेगा। फिर जो है मुनि मगन सागर वाला, ये प्रश्न यहां से आपके बन सकता है, और बंशीधर शर्मा को ध्यान रखना, यहां से बनेगा। और यहां से बन गया तो फिर आपको भगवान के नाम जो है वो ध्यान में रखने हैं, और ये प्रश्न बनने का पैटर्न आपके। और ये जयराम पेशा कानून सन ध्यान में रखें कि 1946 में वापस लिया गया। हालांकि इतिहास के अंदर बहुत सारा डेट में कंफ्यूजन रहता है, कभी किसी में क्या डेट मिलती है, कभी किसी में क्या डेट मिलती है। कंफ्यूजन वाला दिमाग में रखना नहीं चाहिए, सन बिल्कुल परफेक्ट याद रखें। यदि कंफ्यूजन वाला सवाल आता भी है और 3 किताबें ये कहती है, 3 किताबें ये कहती है, तो ऐसे में क्या है कि न तो फायदा होता है न नुकसान, बल्कि दिमाग की माता